कोई भी खदुआ बलमुआ आके गाना गा देता है, महिलाओं के ही जो है अंग पर। काफ़ी मुझे दुख होता है कि जिस तरह से गाने आजकल भोजपुरी में बन रहे हैं पूरे समाज को बिगाड़ रहे हैं। इस चीज को मानती हैं बिल्कुल कि भोजपुरी में अश्लीलता है? अश्लीलता ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि महिलाओं को वो डिवैल्यूएट कर। भोजपुरी में सबसे बेहतर कलाकार किसको मानते हैं जो है आज के दौर में? दो नाम आते हैं, पवन और खेसारी। आप भाषा में गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उसको सम्मान मिलेगा? जो भोजपुरी का जो स्टैंडर्ड है वो काफी नीचे लेवल पे चला गया। जो उस टाइम बेबी भोजपुरी के बहुत अश्लील गाने बजते थे। जब मैं कंपनियों में जाती थी तो कंपनी वाले हमें गवाते नहीं थे, बोलते थे कि भोजपुरी गाना है तो हम तो अश्लील गाने ही आपको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इस बात का फोर्समेंट होता था कि अगर भोजपुरी गाना है तो जो है ये ढोढ़ी घाघरा पेटीकोट ब्लाउज के ऊपर ही गाइए। हाँ। मतलब ऐसा बोला जाता था। हाँ बिल्कुल। देवी शादी कब करेंगी? देखिए, शादी को मैं बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं समझती हूँ। आप आजकल देख ही रहे हैं कि लोग शादी भी कर रहे हैं, उसके बाद डिवोर्स भी कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा शादी में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जीवन साथी की जरूरत है, साथ निभाना साथी। ठीक है, मेरी भी जिंदगी में कुछ रिलेशनशिप आए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे शादी करनी चाहिए। हाँ। या फिर बीच में ही ब्रेकअप हुआ। दिल टूटा आशिक होता है, उसमें आप भी शुमार हैं। पहले जो पुरवा बयार आपने गाना गाया था, 2 लाइन गुनगुनाइए क्योंकि ये आपका पहला एल्बम था। बहे के पुरवा रामा बह गइल पाछुआ सजनवा रे, बह गइल सीताला बेयार मोर सजनवा रे। अक्षरा सिंह कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, महिलाओं का यहाँ कोई सम्मान नहीं है। और चैलेंजेस तो हर किसी के साथ है, लड़कों के साथ भी तो चैलेंजेस हैं। जो करने वाले हैं उसी में करते हैं। जी, मम्मी और पापा दोनों प्रोफेसर, गायकी में कैसे इंटरेस्ट आ गया देवी का? जैसे मैं बचपन से ही गा रही हूँ। मेरा एक फोटो है जब मैं एकदम 6 मंथ की थी, वो भी मैं एकदम रेडियो पकड़ के ऐसे रेडियो सुन रही हूँ। देवी जी नाम कैसे पड़ गया? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है देवी। मेरे पिताजी ने ये नाम रखा है। 1 साल पहले एक फोटो वायरल हुआ था, आपने बुर्का पहन रखा था, कि उस फोटो का सच्चाई क्या है? एक्चुअली मेरा शो दुबई में था। अभी हमारे साथ बिहार की बिटिया, भोजपुरी माटी की लाल देवी जी हैं और देवी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। छपरा से निकलकर मुंबई तक अपना सफर तय करने वाली और विदेशों तक अपनी गायकी के माध्यम से अपना परचम बुलंद करने वाली और भोजपुरी का झंडा बुलंद करने वाली देवी जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और आज इनका सामना जो है हमारे सवालों से होगा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना अच्छा परिचय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। जो है आपके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है, कभी शादी को लेकर चर्चा होती है, कभी ब्याह को लेकर चर्चा होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप हैं कहां से। देखिए, मेरा जो घर हुआ वो छपरा हुआ, हम लोग छपरा के रहने वाले हैं जी। और मेरे माता पिता दोनों ही प्रोफेसर रहे हैं। जेपी यूनिवर्सिटी है छपरा में, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, उसमें ही मेरी मम्मी बॉटनी की प्रोफेसर रही, मेरे पापा फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। अभी दोनों रिटायर हो गए हैं और अभी फिलहाल हम लोग ऋषिकेश में एक आश्रम भी रन करते हैं जी। तो अभी पूरी फैमिली ऋषिकेश रहते हैं। तो आप लोग ऋषिकेश रहते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग सवाल उत्पन्न हो गया है कि भैया मम्मी और पापा दोनों प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, आप जो है वो सिंगिंग क्षेत्र में कैसे चली गई? गायकी में कैसे इंटरेस्ट आ गया देवी का? देखिए, इसके पीछे ये मेरे पापा काफ़ी ओपन माइंडेड हैं जी। और जब हम लोग का जन्म हुआ तो मेरे पापा की यही सोच थी कि हमारे बच्चे खुश रहें जी। और जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती, पापा ने उसको सपोर्ट किया। जैसे मैं बचपन से ही गा रही हूँ। मेरा एक फोटो है जब मैं एकदम 6 मंथ की थी, वो भी मैं एकदम रेडियो पकड़ के ऐसे रेडियो सुन रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि म्यूजिक मेरे अंदर बचपन से ही था। मैं स्कूल में भी अपना गाती थी और जहाँ भी गाती थी लोग बड़े, मतलब जिसको होता है ना कि हतप्रद हो जाते थे, अगर इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। हाँ। जहाँ भी मैं गाती थी, छपरा में भी। तो मेरे पापा ने मेरी खुशियों के लिए कि भाई इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो हम बाद में टीचर को भी हमारे लिए रख दिया। हम लोग गाने लगे, जहाँ भी गाते थे लोगों को पसंद आता था। फिर ऐसे करते करते यही मेरा कैरियर भी हो गया। और इसमें मुझे लगता है कि मेरे पिताजी की जो सूझबूझ है वो भी काफ़ी मेरे कैरियर में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। गायकी विरासत में नहीं मिली? नहीं, मतलब म्यूजिक लवर रहे हैं मेरे पापा। हाँ। लेकिन कोई प्रोफेशनल म्यूजिक हमारे, मतलब म्यूजिशियंस कोई हमारे घर में नहीं है। जो है कितने साल की उम्र से, जो है कितने साल से गाना शुरू कर दी थी? मतलब इंटरेस्ट कब से आया ये? नहीं, मेरा जो पहला परफॉर्मेंस हुआ था, मैं उस समय 6 साल की थी। 6 साल 7 साल से मैं गा रही हूँ स्कूल। 6-7 साल से। इसके बाद मुंबई तक का सफर, मतलब आज लोग कहते हैं कि फलाने ने जो है, पवन सिंह के बारे में लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने बॉलीवुड में जाकर, यानी स्त्री 2 में गाना गाकर एक लकीर खींच दी है। आपने भी कोई लकीर खींची है क्या?
देखिए लकीर क्या खींचना है, हम लोग काम कर रहे हैं और शुरू से मेरी यही कोशिश रही कि मैं अच्छा काम करूं। और जब मैंने आज से 20 साल पहले मेरा एल्बम आया पूर्वा बयार, उस टाइम भी भोजपुरी का जो माहौल था वो बहुत ही अश्लील गानों का पहला एल्बम था। हाँ, मेरा पहला पूर्वा बयार था, वो 21 साल पहले आया था। हाँ। जो उस टाइम में भी भोजपुरी के बहुत अश्लील गाने बजते थे और जब मैं कंपनियों में जाती थी तो कंपनी वाले हमें गवाते नहीं थे, बोलते थे कि भोजपुरी गाना है तो हम तो अश्लील गाने ही आपको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इस बात का फोर्समेंट होता था कि अगर भोजपुरी गाना है तो जो है ये ढोढ़ी घाघरा पेटीकोट ब्लाउज के ऊपर ही गाइए। हाँ। मतलब ऐसा बोला जाता था। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग की यही सोच थी कि चाहे जो कुछ भी होगा गाने हम अच्छे ही गाएंगे जी। और फिर मैंने स्ट्रगल किया, काफ़ी कंपनियों में रिक्वेस्ट किया और बहुत ही एक गाना मतलब वही पूर्वा बयार जो है वो बहुत लो बजट में उन लोगों ने ऐसे रिकॉर्ड करके उसको डाल दिया मार्केट में। और जब वो मार्केट में डाला तो वो इतना ज़्यादा सुपर हिट हो गया, मतलब बहुत रिकॉर्ड टूट गया। मतलब वो उसमें सारे पारंपरिक गाने थे, सारे फोक गाने थे, महेंद्र मिश्र जी के गाने थे, भिखारी ठाकुर जी के गाने थे और वहाँ से मुझे पहचान मिली। तो अपने आप को उस दौर में, अश्लीलता के उस दौर में आपने अपने आप को कैसे बचाया? मतलब लोग फोर्स कर रहे थे कि अगर भोजपुरी में नाम कमाना है, दाम बनाना है, अपना चेहरा बनाना है तो अश्लील गाइए, तो उस समय बचाया कैसे आपने? नहीं, एक्चुअली जो कलाकार होते हैं ना उनको अपनी कला पे ट्रस्ट होता है जी। तो हम लोग को किसी भी चीज की इतनी हवस भी नहीं रही है। मेरा नाम डेफिनेटली हो गया इस इंडस्ट्री में, लेकिन नाम के लिए मैंने काम नहीं किया। काम करना है तो अच्छा करना है जी। और ये खुशी होती थी कि मैंने ये गाना अच्छा गाया। और लेकिन ये अच्छी बात है कि पब्लिक ने भी मेरा उसमें सपोर्ट किया, मेरे अच्छे गाने भी बहुत मतलब सुपर हिट हुए। लेकिन हम लोग काम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आज भी मैंने नहीं किया और कल भी नहीं किया था। अब चर्चा पर आएंगे दोबारा, लेकिन उससे पहले जो पूर्वा बयार आपने गाना गाया था, 2 लाइन गुनगुनाइए, क्योंकि ये आपका पहला एल्बम था तो बहुत सारे जो आज के जनरेशन के लोग हैं वो नहीं सुने होंगे, तो मैं चाहता हूं कि 2 लाइन। बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारामा बह गइल पछुआ सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार। वाह। तो उस दौर में जो है जब लोग फोर्स कर रहे थे और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार हुआ करते थे, वो चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग अश्लीलता फैला रहे थे और आप उस वक्त पूर्वा बयार और पछुआ बयार गा के अपना कैरियर बना रहे थे। और ये काफी ज्यादा चला था। मतलब हमारे बहुत सारे जो सिंगर्स उस टाइम जो अश्लील गाने गाते थे वो हम मेरे से मजाक भी करते थे कि देवी ने ऐसी पूर्वा बहाई कि सारे जो अश्लील सिंगर है सारे उड़िया गए उसमें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, देवी जी नाम कैसे पड़ गया? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है देवी। अमिताभ बच्चन अक्सर कहा कहते हैं देवी जी, तो ये देवी नाम कैसे हो गया? एक्चुअली मेरे पिताजी ने ये नाम रखा है और मेरे पापा को लिखने का भी शौक था और बहुत किसी भी चीज़ को संपादित करते, तो हमारे घर में सबका छोटा ही नाम है। मतलब मेरी बड़ी सिस्टर नेहा, मैं देवी, मेरी एक सिस्टर है नीति और फिर मेरा भाई है राज। तो सबके छोटे ही छोटे नाम है, तो उन्होंने एक देवी नाम उनको अच्छा लगा, उन्होंने रखा। माता पिता प्रोफेसर, बिटिया गायिका, बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, झंडा भोजपुरी का बुलंद कर रही हैं। एक अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है, मैं 4-5 इंटरव्यू मैंने देखा, मैंने आपके बारे में जब खंगाला तो सबका एक हेडलाइन, टैगलाइन और टाइटल यही था कि देवी की शादी कब होगी। मेरा भी सवाल है, देवी की शादी कब होगी, यानी देवी शादी कब करेंगी? देखिए, शादी को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं समझती हूँ। आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में अच्छे मित्र होने चाहिए और अगर आपका फैमिली से अच्छा कनेक्शन है तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। और जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जीवन साथी उनकी कला होती है। जब मैं गाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील होता है। और आप आजकल देख ही रहे हैं कि लोग शादी भी कर रहे हैं, उसके बाद डिवोर्स भी कर रहे हैं, तो किसी के साथ रहना भी मुझे लगता है कि आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं हो पाती हैं कई बार। तो मुझे बहुत ज़्यादा शादी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं डेफिनेटली ये चाहती हूँ कि लाइफ में अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए तो कुछ समय आप उनके साथ गुजारना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति शादी के लिए लायक ठीक है कि नहीं है, क्योंकि शादी करके फिर उससे बाहर निकलना। लेकिन जीवन साथी की जरूरत है, साथ निभाना, साथी सातों जन्म तक, मरते दम तक, आखिरी जन्म तक है। तो साथ निभाने के लिए कोई चाहिए ना, मतलब दिल की बात दिल से कहने के लिए दिल वालों को। नहीं, वो तो
दिल की बात तो उससे कहेंगे ना जिसके पास दिल है। और जरूरी नहीं है कि आपका जो पति मिले वो आपका बहुत बड़ा दिल वाला हो। अगर ऐसा ही होता तो किसी के झगड़े नहीं होते जी, फैमिली कोर्टेड बंद हो जाते। हाँ, तो जीवन साथी जिसके पास दिल है, मैं जिससे बात कर सकती हूँ, मैं उसको अपना फ्रेंड समझती हूँ, उससे मेरी बातें होती हैं। और रही बात की, वो भी एक एस्पेक्ट है कि आदमी को अपने जीवन में कोई बहुत करीबी वो चाहता है। कोई भी लड़की होती है, कोई लड़का होता है, तो वो चाहता है कि उसको एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ठीक है, मेरी भी जिंदगी में कुछ रिलेशनशिप आए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे शादी करनी चाहिए। हाँ। या फिर बीच में ही ब्रेकअप हुआ, तो इसलिए मैंने शादी नहीं। मतलब जो दिल टूटा आशिक होता है उसमें आप भी शुमार हैं। मतलब दिल टूटा है। हाँ। इस धरती पर कहते हैं कि जो कोई आए उसका एक बार दिल लगता है और टूटता है। हाँ, तो आप टूटे हुए हैं। एक लाइन कहना चाहूंगी। हाँ। कि एक बड़ा अच्छा मेहंदी हसन साहब की गजल है कि वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। कहने का मतलब ये है कि अगर दिल भी तो उसका टूटता है जो किसी को दिल देता है। हाँ। तो वो बदनसीब है जिसका दिल नहीं टूटा, जिसको गम नहीं मिला। मुझे लगता है वो तो बहुत बदनसीब है। मम्मी पापा कभी फोर्स नहीं करते हैं कि शादी कर लेना चाहिए, बिटिया जो है बेटी है, ऐसा? नहीं, शादी के लिए कोई फोर्स नहीं करता। मेरे पापा खुद बहुत ओपन माइंडेड है और वो हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि मेरी बेटी खुश रहे और जिस हालात में खुश रहे। अगर मैं शादी करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शादी की ही बात हो रही है तो हाल फिलहाल में आपका 6-7-8 महीना पहले या अमूमन 1 साल पहले एक फोटो वायरल हुआ था। हमको लगता है कि आप विदेश गई थी, आपने बुर्का पहन रखा था और बहुत सारे हिंदू संगठन चलाने वाले लोग जो है कह रहे थे कि देवी जो है बदल गई हैं, देवी ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया है, देवी जो है का धर्मांतरण हो गया है। उसके ऊपर क्या कहेंगे? उस फोटो का सच्चाई क्या है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और उसका जवाब नहीं है फोटो का। देखिए, याद है वो फोटो आपका? याद है वो फोटो? हाँ, वो मुझे फोटो याद है। कहाँ गई थी वो आप? मैं एक्चुअली मेरा शो दुबई में था जी, और उस टाइम मेरे एक फ्रेंड थे ब्राजील के जी, उनके साथ में गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जिस कंट्री में जाते हैं लोग वहाँ के परिधान को पहनते हैं। बिल्कुल। तो आप कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ डल झील में कश्मीरी ड्रेस पहनते हैं लोग। तो बस शो के बाद हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे तो वहाँ के जो शॉप वाले उन्होंने कहा कि हम आपको तैयार कर देते हैं, यहाँ का जो गेटअप होता है वो आप उसमें फोटो खिंचवा लीजिए, आप लोग, यादगार रहेगा आपके लिए। तो उन्होंने जो वहाँ का जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने वहाँ का जो लड़कों का परिधान होता वो पहन लिया, मैंने बुर्का पहन लिया और एक फोटो क्लिक कर लिया। तो उसी फोटो को लेके लोगों ने काफी मुझे लगता है कि बहुत सारी ट्रोल किया था। लोग आपने ट्रोल किया था। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ एक फोटो के आधार पे आप किसी की शादी बता रहे हैं, एक फोटो के आधार पे किसी का धर्म परिवर्तन बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये भी मानती हूँ कि किसी की शादी करना ये तो किसी का भी पर्सनल चॉइस हो सकता है। वैसे ये सच्चाई है कि ना तो मेरे किसी मुस्लिम से शादी हुई है और ना ही मेरी शादी हुई नहीं है। शादी हुई नहीं है। हुई नहीं तो हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति उसकी पर्सनल चॉइस वो किसके साथ रहना चाहता है, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के आदमी के साथ रहना चाहता है तो उसका मूलभूत अधिकार है, वो रह सकता है। तो बस यही सच्चाई है कि वो एक जस्ट फोटो है। और मैं पूरी तरह से, मैं तो खुद ही गौ सेवा में लगी हूँ, मेरे आश्रम है ऋषिकेश में हम लोग ने, और मैं पूरी तरह से हिंदू हूँ और क्या बोल सकती हूँ। नहीं, लोग कह रहे थे कि हिंदू देवी जो है नाम देवी और काम जो है असुरों वाला हो गया था, लोग ऐसा बोल रहे थे। मतलब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा कि जो है ऐसा किसी के बारे में टिप्पणी करना सही नहीं है जब तक उसके मन की बात ना जान ली जाए। तो वो फोटो जो है सिर्फ आपने दोस्त के साथ ऐसे खिंचवाया था, सिर्फ वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाया था। ना धर्म परिवर्तन हुआ था, ना धर्मांतरण हुआ था, ना शादी हुआ, ना ब्याह हुआ, सिर्फ एक फोटो था। हाँ, और दूसरा मैं बता देना चाहती हूँ कि हमें तो भाईचारा करना चाहिए। हम जैसे जैसे मनुष्य हो रहे हैं, ये सारे जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम क्यों बांटे अपने आप को? अब हम कहें कि हम बिहारी हैं तो हम बिहारी से ही बात करेंगे, हम महाराष्ट्रियन क्यों? हम पूरा ह्यूमन बीइंग एक है, पूरा वर्ल्ड को हमें एक समझना चाहिए। और मैं तो सिर्फ मानवता का धर्म मानती हूँ,
आपके अंदर क्या काइंडनेस है, आप कितने बुद्धिजीवी हैं, उसके आधार पे आपका आकलन होना चाहिए। इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। अगर इसी आधार पे आकलन होगा तो आज लोग क्यों मेहंदी हसन साहब को सुनते हैं, क्यों गुलाम अली साहब को सुनते हैं, क्यों हम प्रेरणा लेते हैं अब्दुल कलाम जी को। सही कह रहे हैं। अगर आप इसी आधार पे किसी को बांटेंगे तो दिस इज वेरी रॉन्ग। और मुझे लगता है कि हमें सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक समान समझना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। आपका बहुत सारा गाना है, सैकड़ों गाना है जो हम लोग गाड़ी में सुनते रहते हैं, और हजारों करोड़ों लोग जो है आपसे, आपके गानों के माध्यम से प्यार करते हैं। गाना था यारा ओ यारा, याद है जी? 2 लाइन गुनगुनाइए। यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। अनजाने जाने अनजाने में ऐसा गाना नहीं गा दिया कि जिससे बदनामी हुई हो, सलीलता के लिए आपको जाना जाता है, आपने अश्लीलता परोस दिया हो, क्योंकि आज कोई भी खदुआ बलमुआ आके गाना गा देता है, बहन बेटियों के ऊपर टिप्पणी कर देता है। एक महिला है आपको भी दुख होता होगा कि जो है महिलाओं के ही जो है अंग पर लोग गाने गाकर चले जाते हैं। हाँ, ये तो एक बहुत ही विकृत मानसिकता का द्योतक है, और काफ़ी मुझे दुख होता है कि जिस तरह से गाने आजकल भोजपुरी में बन रहे हैं, पूरे समाज को बिगाड़ रहे हैं। आज के यंगस्टर इस चीज को मानती हैं? बिल्कुल कि भोजपुरी में अश्लीलता है। अश्लीलता ही नहीं है, बहुत विकृति भी है। मुझे लगता है ना कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि महिलाओं को वो डिवैल्यूएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। मैंने कोई भी ऐसे जाने अनजाने में भी हमेशा शब्दों का बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि वैसे ही शब्द गाए जो अच्छे हैं। और इसका सबसे अच्छा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी उम्र बहुत कम थी, तो मेरे को उतना सेंस भी नहीं था, लेकिन मेरे पापा हमेशा मेरे साथ होते, सारे लिरिक्स को चेक करते थे, और जो भी वर्ड्स उनको गलत लगते थे वहाँ पे पापा रिप्लेस कर देते। क्योंकि आपने जो है भोजपुरी के भीष्म पितामह भिखारी ठाकुर जी के साथ, महेंद्र मिश्रा जी के साथ काम किया है, तो वो तो उनको भोजपुरी का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी अपने गानों में जो है संगीत के माध्यम से अश्लीलता नहीं परोसी। अश्लीलता नहीं, वो लोग तो बहुत महान लोग थे जी। और उन्होंने जैसे भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, उनके सारे गानों को मैंने गाया, और जब उनको पढ़ने का मौका मिला तो मुझे लगा कि वो लोग तो मतलब भोजपुरी के भगवान हैं। भिखारी ठाकुर जी ने वैसे मुद्दों को गाया जो कि उस समय बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि यंग लड़की की शादी बूढ़े आदमी से कर दी जाती थी। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे, जैसे पति परदेश गया, फिर वहाँ पे वो किसी और महिला के साथ अफेयर में चला गया, तो वो जब महिलाओं के जो दुख होते थे, गरीबी का दुख, बहुत मतलब बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने नाटक लिखा। और वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट थे, वो लिखते थे, गाते थे और एक्ट भी करते थे, उनकी नाटक मंडली थी। अच्छा, ये जो आज सिंगर बन गए हैं, कोई पावर स्टार है, कोई ट्रेंडिंग स्टार है, कोई हिट मशीन है, कोई गन मशीन है, तमाम लोग हैं, तो इनकी अश्लीलता गानी मजबूरी हो गई। अश्लील गाना मजबूरी तो कुछ भी नहीं होती है। अगर आप अंदर से कुछ नहीं चाहते हैं तो वो हो भी नहीं सकता है। अगर मुझे कितनी भी मजबूरी आ जाए और मुझे कोई कहे कि आप कोई अश्लील शब्द अपने मुख से बोलिए, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। मतलब अश्लील गाना जो है न सुनना पसंद है, न गाना पसंद है। जी हाँ, ये संस्कार से है, हमको लगता है जी। माता पिता के जो संस्कार हैं उन्हीं से हैं जी। जो है एक और मैं गाना चाहूंगा कि आपका एक गाना था पिया गईले कलकतवा, 2 लाइन गुनगुनाइए। पिया गईले कलकतवा ए सजनी, पिया गईले कलकतवा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गईले कलकतवा ए सजनी, पिया गईले कलकतवा ए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, हाथवा में छतवा ए सजनी, गोड़वा में जूता नइखे, हाथवा में छतवा ए सजनी, कैसे चली है रहतवा ए सजनी, कैसे चली है रहतवा ए सजनी। भोजपुरी में आपको किसके साथ काम करने में मजा, किसके साथ जो है गाना गाने में ज्यादा अच्छा लगता है? देखिए, अभी तक मैंने जो भी परफॉर्मेंसेस किए सिंगल ही किया है, और मैंने आज तक कोई डुएट गाना नहीं गाया है। मतलब सारा मेरा गाना सिंगल ही है। हाँ।
तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा, मतलब मुझे अपना ही काम करने में अच्छा लगता है। अक्षरा सिंह कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, महिलाओं का यहाँ कोई सम्मान नहीं है। इस बात से कितना एग्री करती हैं? देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर बल है और आपके अंदर आप सक्षम हैं, तो कोई भी कुछ भी करता है। और चैलेंजेस तो हर किसी के साथ है, लड़कों के साथ भी तो चैलेंजेस हैं। जो करने वाले हैं उसी में करते हैं जी। मान लीजिए आप ही ये स्टूडियो में बैठे हैं, अभी आपने भी तो इसको बनाया है, चैलेंजेस बिल्कुल पास किए। तो ऐसा महिला और पुरुष का कुछ नहीं होता है, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। मतलब आपके अंदर जज्बा है, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, तो महिला है या पुरुष फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं पड़ता है। बॉलीवुड में बहुत सारा गाना गाया, आपने कभी कहा कि जो लकीर हमने बना दिया उसी पर लोग रेंगेंगे, ऐसा कुछ कहा आपने कभी? नहीं, मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती हूँ। ये तो ऐसा कहना तो मुझे लगता है कि अपने आप में ऐसी बात कैसे हम कर सकते हैं। मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि आप जब इस यूनिवर्स को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस तरह की बातें बोलना तो आई थिंक इट्स मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भोजपुरी में सबसे बेहतर कलाकार किसको मानते हैं? जो है आज के दौर में दो नाम आते हैं, पवन और खेसारी, किसको बेहतर मानती हैं? देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज के कोई भी सिंगर है ऐसे नहीं है जो कि एक वैसी ऑडियंस जो कि रियल में म्यूज़िक लवर है और जो म्यूज़िक को समझते हैं, उसको वो इंस्पायर करे या फिर उनसे लोग सीखें या प्रभावित हो। देखिए, एक चीज़ होता है ना कि कोई चीज़ मार्केटिंग हो रही है, चल रही है, सुन भी रहे हैं, लेकिन आप क्या दे रहे हैं, उससे क्या पब्लिक सीख रही है या फिर क्या यंग जनरेशन सीख रहा है, वो बहुत मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से आज का जो भोजपुरी का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी नीचे लेवल पे चला गया। लोग सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन उससे वो कभी भी कला का जो स्थान है वो नहीं उसको मिल सकता है। भोजपुरी के जो गाने होते हैं यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में जो है, हमको लगता है कि 10 में से 7-8 गाने, हरदम 5 गाने ट्रेंड करते रहते हैं। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में अभी भी शामिल नहीं किया गया। भोजपुरी से रवि किशन सांसद हैं, मनोज तिवारी सांसद, दिनेश लाल यादव निरहुआ वो भी सांसद, फिर भी 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को नहीं शामिल किया गया। इस बात का दुख है कि नहीं है? बिल्कुल दुख है, और इसका कारण भी है कि आप भोजपुरी में देखिए कैसे काम हो रहे हैं। जब आप उस भाषा में अच्छा कार्य करेंगे तभी तो उस भाषा का भी स्तर बढ़ेगा ना। बिल्कुल। तो आप भाषा में गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाओं की बेइज्जती करें, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उसको सम्मान मिलेगा? क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, मतलब क्या मुख्य कारण रह गया कि भोजपुरी को लोग उस नजर से नहीं देखते हैं जिस नजर से भोजपुरी देखी जानी चाहिए? हाँ, तो बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, सबके सामने ही है। आज भोजपुरी वाले ही भोजपुरी गानों को नीची नजर से देखते हैं, तो हम बाहर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब आपको लगता है कि कोई भी उठकर आया, भोजपुरी में गाना गा दिया, नहीं हिट हुआ तो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर दिया और जो है वो बढ़िया से हिट हो गया, फिर वो सिंगर बन गया। कोई सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ। किसी को कहीं भी कलाकार अलग होता है ना, कलाकार जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। वो तो देख के पता चलता है ना कि कौन कलाकार है और कौन ऐसे ही है। और कलाकार का जो स्थान होता है वो चले ना चले, अब मोहम्मद रफ़ी थोड़ी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मुकेश थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन उनका जो स्थान है जी, एक बहुत पुराने सिंगर थे KL सहगल जी, तो आज भले उनकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन जो उनका स्थान है वो बहुत अलग है ना। तो सिर्फ आपकी चर्चा हो रही है, आपको लोग आप देखे जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं। मतलब चर्चा हो रही ये मायने नहीं रखता, चर्चा किस वजह से हो रही ये मायने रखता है। डेफिनेटली। जो एक गाना था गजरा वाली, बड़ा हिट हुआ था, हम लोग गाना जो है वो गाड़ी में अक्सर सुनते रहते हैं, और वो बड़ा गाना जो है घर की महिलाएं, बेटियां, बहुएं कोई भी सुन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइन। ओ गजरा वाली उड़न परी, ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परी, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली।
इस गाने के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। जो है इसको कैसे अप्रोच मिला, मतलब कौन अप्रोच किया किस गाने को आपको गाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ये पूरा हिंदी गाना है, तो बॉलीवुड का भी गाना हमको लग रहा है, तो जो है ये कैसे अप्रोच मिला? एक्चुअली क्या हुआ कि पहले गाने 8-8 गाने एक एल्बम्स में निकलते थे, तो हमें 8 गाने इकट्ठे करने पड़ते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारे 7 गाने हो गए थे, लेकिन 8वां गाना समझ में आया था कि हम क्या गाएं। तो ये गाना एक छपरा के ही है, उनका ही लिखा हुआ था, और हम लोगों ने ऐसे ही सोचा कि चलो इस गाने को ऐसे ही गा देते हैं, क्योंकि हमें 8 नंबर चाहिए था। तो फिर हमने जब गाया तो यही गाना बहुत हिट हो गया। मतलब इसमें एल्बम के और भी गाने हिट हुए, लेकिन ये गाना भी बहुत ज्यादा हिट हुआ था। मतलब जो है ऐसे मन में आया, गा दिया। हाँ, मतलब सोचा कि अब 7 गाने हो गए, 8वां नहीं मिल रहा है, चलो इसको गा ही देते हैं। मुंबई तक का सफर जो आपने तय किया, मुंबई ले जाने में किसका हाथ रहा, और वहां फिर भोजपुरी का झंडा गाड़ दिया, वहां परचम फहरा दिया, वहां तक जाने का मतलब किसका हाथ रहा? देखिए, मेरे जो गाने जो हैं वो 2003 में आया पूर्वा बयार, और उस समय कंपनी, मतलब जो कैसेट इंडस्ट्री है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट थी कलाकारों के लिए। फिर तो मेरा जब पूर्वा बयार आया, वो कोई कंपनी थी छोटी, उससे रिलीज हुआ था। उसके बाद टी सीरीज ने मुझे ऑफर्स दिए कि टी सीरीज वाले गवाने लगे, और टी सीरीज जब गवाने लगे तो फिर मेरे शोज भी अच्छे होने लगे, और उस समय बहुत क्रेज होता था, जो कि एल्बम में आता था या जो टीवी में आता था, लोग उसको काफी उसका क्रेज होता था। आज तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब फेसबुक पे गाकर कैरियर बना ले रहे हैं, लेकिन उस टाइम में जल्दी कोई भी आम आदमी टीवी पे नजर नहीं आता था, तो लोग बड़े प्रभावित होते थे कि भाई ये तो टीवी में आने वाली लड़की है। तो उसके बाद मेरे शोज के पैसे भी मुझे मिलने लगे, थोड़ा मेरा जो एक होता है ना, एक स्टारडम मिल जाना, लोग पहचानने लगे। बिल्कुल। तो फिर मेरे पास पैसे भी आए, फिर मैंने मुंबई में भी फ्लैट वगैरह लिया, फिर मैं दिल्ली से फिर मुंबई गई। तो मुंबई का ये सफर रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में आपने इतना नाम कमाया, किसी और दूसरे राज्य की इंडस्ट्री में इतना बेहतर करती तो आज अपना कद कहाँ था, मतलब देवी का कद कहाँ था? हाँ, ऐसी बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं। जैसे मैं उस टाइम ही गाती थी, तो बोलते हैं कि अगर आप पंजाब में होती तो आपका मतलब बहुत ज्यादा क्रेज होता या फिर मतलब रुतबा होता। हाँ। लेकिन बट इट्स फाइन। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है, और क्या होता क्या नहीं होता वो तो बात की बात है, जो है वो भी बहुत है। आज ही मैं कल की जब मैं फ्लाइट में आ रही थी, तो एक मतलब काफी ज्यादा एज के होंगे, वो बोले कि मैं आपका पैर छूना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा कि नहीं आप प्लीज मेरा हाथ पकड़ लीजिए, पैर मत पकड़िए, क्योंकि आप इतने उम्र में हैं। और उन्होंने मतलब कुछ जो बातें हैं वो कितनी बड़ी होती है, तो उन्होंने कहा कि आपको भी पता नहीं है कि आपने क्या दिया है भोजपुरी को, और चाहे कितने भी सिंगर्स आ जाएं, लेकिन हम लोग आप ही को टॉप पे मानते हैं, आप ही को मानते हैं कि आप मतलब टॉप पे है। जो आपने जो काम कर दिया है वो सदियों तक आगे भी लोग उससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो इस तरह का जब लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो मुझे लगता है कि कलाकारों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। नो डाउट, गायकी के क्षेत्र में देवी जी ने जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है, और आज यही कारण है कि बहुत सारे लोग इनको सुनना चाहते हैं। आज भोजपुरी कलाकारों के गाने लोग फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं। इतना समझिए कि जो भोजपुरी गायक अपना गाना गा देता है वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ नहीं देख सकता है, लेकिन आपने जिस प्रकार से गाना गाया काबिले तारीफ, और लोग अपने परिवार के साथ उन गानों को सुनना चाहते हैं। भक्ति गाना भी बड़ा जो है आपने गाया। मैं चाहूंगा कि एक आध लाइन जो है, सावन वन चल रहा है तो कुछ शिव जी का या दुर्गा जी का कुछ गाना अगर गुनगुनाना चाहें। अभी जो मेरा लेटेस्ट गीत आया है संजीवनी म्यूजिक से जी, बदरिया परिछावन करता, तो मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को सुना दूं। मुझे बहुत तो याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 2-4 लाइन सुना दूं आपको। शीतली बयार प्यार बाट बरसावत, सारा कंवरिया बाड़ ठुमका लगावत। शीतली बयार प्यार बाट बरसावत, सारा कंवरिया बाड़ ठुमका लगावत। भोले दानी के आयल परब पावन, बदरिया परिछावन करता।
देखा सावन लागता सुहावन बदरिया परे छावन करता वाह। छटा पर कीर्ति के भइल निराले अमवा महुआ के झुकाल डाले छटा पर कीर्ति के भइल निराले अमवा महुआ के झुकाल डाले देखा चिराए चुरुंग गीत गावेली कोमल पतई से घरवा सजावेली अब मौसम भी अब मौसम भी भइल लुभावन बदरिया परे छवन करता देख सवन लागता सुहावन बदरिया परे छवन करता। देवी जी के सुर पर माँ सरस्वती देवी का सच में वास है और हमको लगता है कि जिस प्रकार से बिहार के छपरा से निकलकर मुंबई तक का सफर तय कर चुकी हैं ये इनके सच में सुर पर माँ सरस्वती का वास और इनके सुर में जान है और यही कारण है कि आज इतना नाम ख्यात और प्रख्यात इनको मिला है। देवी जी थी हमारे साथ, भोजपुरी की जो है धरोहर है अगर हम इनको कहें तो किसी से कम नहीं होगा। जो है महेंद्र मिश्रा, इसके बाद जो है भिखारी ठाकुर जी के साथ तमाम लोगों के साथ अपनी गायकी का समा बांध चुकी हैं और आज भी अश्लीलता के दौर में अपने आप को सलील गानों के बीच में पकड़ कर रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी पूरी कहानी बताने के लिए, क्योंकि आपकी कहानी जो है वो सच में कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग है। पिताजी जो है आपके और माताजी प्रोफेसर थे और आप गायिका निकल गई, तो ये इंस्पायरिंग कहानी है और स्टूडियो में आकर इसको बताने के लिए देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उज्जवल भविष्य हो, आप ऐसे ही गुनगुनाते रहें, बिहार का नाम रोशन करते रहें और बिहार को संगीत के माध्यम से आगे बढ़ाते रहे। ऐसे तमाम शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।